We'll be starting a new chapter today, and the chapter's name is Chemical Reactions and Equations. NCERT का ये 10th का पहला चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर 1 है, जिसमें हम बेसिकली जब आप 11th 12th में जाएंगे तो इट फॉल्स इनटू केमिस्ट्री, है ना। ये केमिस्ट्री का पार्ट है। अच्छा, क्लास 6-7 में आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी। आपने पढ़ा है कि व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। पढ़ा है आपने? क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। आपने इसमें डिफरेंस भी पढ़ा होगा। दो बातें मेनली आती हैं कि जो फिजिकल चेंज है वो एक तो ना टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है, मतलब कि रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल। मान लीजिए मेरे पास ये स्केल देख रहे हैं, स्केल मैंने ना इसको मोड़ दिया, छोड़ा, फिर वैसा ही हो गया। So the bending of the scale is what? Bending of the scale, bending of which scale? Especially this was a steel scale, mild, पतला ही था, ठीक है। So क्या है? It is a physical change. And no, एक तो ये था। Number 2 is what? No new substance formed. कुछ नया नहीं बनेगा। चाय पत्ती, चाय बनेगी कभी? चाय क्या है? चाय में आप मिल्क, शुगर और टी लीव्स। चाय में क्या होता है? मम्मी बोलो मुझे चाय पीनी है, दूध, पानी, चाय पत्ती डाल दी और फैला दिया, और क्या बन के आता है फिर? यू गेट अ टी। टी से वापस ला सकते हो क्या? ये दूध, चीनी, चाय पत्ती सब वापस आएगी क्या? कुछ भी करके, क्या जुगाड़ कोई भी करके तुम उस चाय में से जो दूध था, चीनी थी, चाय पत्ती थी, सब कुछ वापस ला सकते हो क्या? नहीं सर, सॉरी, नहीं ला सकते। So this is, तो ये क्या हो गया? इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, ठीक। आइस, पानी है, पानी, पानी को गर्म किया तो भाप, हिंदी भी करते कभी कभी, ठंडा कर दिया, कंडेंस कर दिया तो आइस। आइस को जरा सा गर्म कर दो तो फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है ना। और गर्म कर दो भाप उड़ जाएगा। तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं। तो ये क्या? ये फिजिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, सॉरी। यहां पे आपने जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, आपने गर्म दिनों में ना दूध छोड़ दिया, बार बार दूध क्यों गर्म करते हैं? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आती है? गर्मियों में ज्यादा गर्म करते हैं, फ्रिज में पूरा रखना पड़ता है। क्यों फ्रिज में रखते हैं? दूध फट जाता है, क्या बन जाता है? पनीर। उससे होता क्या है? जो सॉलिड पार्ट होता है उसका वो बाहर आ जाता है और दूध फट जाता है। ये कैसा चेंज है? केमिकल, केमिकल है सर। नया सब्सटेंस बन गया ना। पहली बात तो समथिंग न्यू हैज बीन मेड, कुछ नया बन गया
और ये वापस भी नहीं जा सकता, दोनों चीजें हैं। ठीक है, आप खाना खाते हो, खाना पच जाता है, पच के फिर क्या बाहर ऐसे निकल जाता है, या तो एनर्जी बन जाती है उसकी, या आप उसको वेस्ट में निकाल, उस वेस्ट को आप इंटर कन्वर्टेबल है क्या? जो मटर पनीर आपने खाई थी, जो सुबह जो आप मलमूत्र त्याग करके आते में निकाल सकते हो क्या? दैट इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड। दैट इज अ केमिकल चेंज, है ना? वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो आपको फिजिकल और केमिकल चेंज का बात समझ में आ गया। तो साहब एक बात और आप जान लीजिए, जहां पे भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है, whenever there is a chemical change, अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो उसका कारण क्या है? केमिकल रिएक्शन हुई होगी। द केमिकल चेंज occurs when and only when there is a chemical, बिना किसी प्रोसेस के कोई भी काम पूरा नहीं होता। क्या क्या बताया था इसमें? एक तो न्यू सब्सटेंस बनेगा भाई, न्यू सब्सटेंस बनेगा और इरिवर्सिबल होगा। ये मोटी मोटी परिभाषा है, इससे कुछ जरा हमारा डेविएशंस आपको आगे मिलेंगे। देखिए, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। यू विल कीप ऑन गेटिंग एक्सेप्शंस। होता क्या है कि पहले आपको रिजल्ट मालूम होता है, देन यू एनालाइज कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो वो तभी हो रहा है जब बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। So chemical reaction is responsible for the chemical change. Who is responsible? Responsible. Who is responsible for the chemical change? It is chemical reaction. Chemical reaction हो रही है, इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, हम तो यूपी बोर्ड में पढ़े, तो हम तो इसको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते थे। खैर, दैट इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस। जरूरी क्या है कि हमें समझना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है कि ये, अच्छा, आप लोग टेस्ट ये लैब वगैरह तो जाते ही होगे, भी कोरोना टाइम पे नहीं जा पा रहे हो, पहले तो जाते ही होगे। स्पिरिट का देखा ना, उसकी बत्ती निकाल लेते हैं जरा सी, है ना, अंदर स्पिरिट भरी होती है, आग लगाते हैं तो आग जलती है। ठीक है, सो दिस इज, मान लो ये स्पिरिट की नॉब है, ठीक है ना, और यहां से आग जल रही है। ठीक है ना, यहां से आग जल रही है। एक टोंग में, मतलब क्या सड़सी कहते हैं हमारे यहाँ, जिसमें फंस जाए कपड़ा, ऐसा कुछ। इसको दबाओगे तो यहां बीच में कपड़ा फंस जाएगा। ये मालूम क्या है? ये मैग्नीशियम रिबन। क्या है? मैग्नीशियम रिबन। कपड़े तरह का होता है, उसे ना आप इसमें पकड़ लिए और नीचे से आप ये, यहां से आपने आग लगा दी, दिस इज दी फ्लेम, ये आग है ना। यहां से स्पिरिट कपड़े में होके जाती है, आप यहां पे आग लगाओगे। आपने क्या किया, ये मान लो ये रखा हुआ, यहाँ पे आपने वो
ग्लास, शीशे का कटोरा टाइप में फ्लावर जो है, जिसमें आप अपने सैलेड वगैरह भी खाते हो, है ना, वो आपने यहाँ रखे हैं। देखोगे क्या कि ये जो आग जल रही है ना, ये क्या है, व्हाइट फ्लेम्स में जल रही है। मैग्नीशियम रिबन जो है व्हाइट फ्लेम में, जो उसकी आग जो जल रही है ना, नीली लौ होती है, लौ फ्लेम मतलब लौ, नीला लाल होता है, ये व्हाइट फ्लेम में व्हाइट जल्दी नजर आएगी यहाँ पे, जहां पे आग और ये मैग्नीशियम रिबन आपस में आके मिले हैं। तो ये है, ये जो फ्लेम आ रही है ना, ये व्हाइट फ्लेम है, और यहां से झड़ के कुछ गिर रहा है। क्या गिर रहा है? मैग्नीशियम रिबन जो है, जब आपने इसको जलाया तो जब वो आग के संपर्क में आया, जब उसके कांटेक्ट में आया, तो जल के कुछ यहाँ पे झड़ के कुछ गिर रहा है, यहाँ कुछ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। ये जो इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, वह क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के एशेज है। उसके जो जल के नीचे पड़ा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको ना हम वॉच ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉच ग्लास। मतलब इसमें हम देख पाए जब जलाया था तो क्या था? एक कपड़ा था। लगाई क्या उसमें? आग दी उसको। मिला क्या? राख का ढेर, एशेज, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। एशेज में ये पाउडर मिलता है, पाउडर मिला आपको, ठीक। तो अगर कोई आप, अच्छा ये चेंज कैसा है सर? ये तो केमिकल चेंज है सर, क्योंकि सब्सटेंस एक नया मिला है, सब्सटेंस है न्यू सब्सटेंस है। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पाउडर मिला, गया तो सॉलिड था, मिला क्या? पाउडर मिला। ओके सर, सही बात है, क्योंकि और दूसरा इस पाउडर से वापस बन भी नहीं सकता वही मैग्नीशियम रिबन। तो क्या है? इट्स अ केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल। मोटा मोटा क्या है? इट्स अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब भाई अगर केमिकल चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन भी हुई होगी। दैट मीन्स देयर वाज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? ये बात आपको बहुत ढंग से समझ में आ रही है। ओके, ये तो भाई आपके लिए पहला एग्जाम्पल था एक केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। ठीक है ना? आपको एनसीईआरटी में और भी कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल दिया है ये ना, एक कोनिकल फ्लास्क है। कैसा है? कोनिकल फ्लास्क। क्या है? क्लोनिकल फ्लास्क। इसमें एक ग्लास ट्यूब डाल दो। क्या? ग्लास ट्यूब। ऐसे फ्लास्क होता है ना, ये बंद होता है, कॉर्क लगी होती है ऊपर, उससे बंद होता है, कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। एक पतला सा छेद करके आप उसमें ग्लास ट्यूब डाल दो, ठीक है। इसके अंदर पहले से क्या है ना, जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक है, जिंक, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक की छीलन, ठीक है। जिंक देखा ना आपका, जिंक के जो है टुकड़े पड़े हुए हैं इसमें ऑलरेडी, ठीक है। और आपने क्या किया, इसके सहारे यहां से ऊपर से इसमें
दो चीज बोल रहा है, या तो बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी डाल दिया। ये मालूम क्या है, ये है H2SO4, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और ये है HCl, ये है HCl, ये इसको आप इसमें डाल दिए तो ये आके इसमें ऐड हो गया। मालूम क्या ऑब्जर्व करोगे आप, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? पहली बात तो यहां से व्हाइट व्हाइट, पहले यहां से फ्यूम्स जाने लगे, फ्यूम्स। दूसरा, फ्लास्क का टेम्परेचर जो है बढ़ गया, टेम्परेचर जो है इसका बढ़ गया। इसमें जिंक ग्रैन्युल्स थे, आपने जैसे ही हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक डाला, आपने देखा एक तो गर्म हो गया और भाप सी उठने लगी कुछ, ठीक है ना, क्या होने लगा, भाप सी इसमें उठने लगी। ऐसे ना आप कई सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो आपको ना 3-4 मुख्य चीजें समझ में आएंगी। देयर विल बी सम कांस्टेंट एंड द सेम ऑब्जर्वेशन, एंड व्हाट आर दैट ऑब्जर्वेशंस? या तो भाई चेंज इन स्टेट हो जाएगा, मतलब लिक्विड था गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, या चेंज इन कलर हो जाएगा, पहले ये भूरा था अभी ये व्हाइट हो गया। मैग्नीशियम रिबन वाले केस में क्या था, व्हाइट वो था, आपने व्हाइट फ्लेम से जली और सफेद पाउडर नीचे आके गिरने लगा, ठीक है ना, गैस निकलने लगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, राइज इन टेम्परेचर। ये 3-4 indicators हैं that some chemical reaction has happened. These are the indicators of what? Chemical reaction. आपने अभी, आप 10वीं में हैं, कभी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, HCl डाला और AgNO3 डाला, सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कलर चेंज हो गया, गुलाबी आ गया, कभी कभी काला पड़ गया, दैट मीन्स द केमिकल रिएक्शन हैज हैपेंड। ऐसा चेंज है जो कि वापस नहीं हो सकता। खैर, तो हम अगर ध्यान दें तो ऐसी रिएक्शंस हमारे आसपास अक्सर होती जा रही हैं। चलिए आइए, तो हम ये जानते हैं कि हाउ टू राइट भाई मुझे मालूम पड़ गया कि दूध में, पानी में, चाय पत्ती में शुगर डालने पे चाय बनती है, लेकिन केमिकल रिएक्शन हुई तो उस केमिकल रिएक्शन को लिखना, तो राइटिंग ऑफ a chemical reaction हो तो गया, मुझे दिख रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन मैं इसे लिखूं कैसे? मैं इसे लिखूं कैसे? कैसे लिखूं, कैसे बताऊं कि कोई पढ़ के समझ ले कि क्या हुआ है? नहीं सुन पा रहा है, नहीं मेरी बात, पढ़ के कोई कैसे समझ ले कि क्या डाला, क्या हुआ क्या? तो उसके लिए आपको इक्वेशन को लिखने की जरूरत। देन यू हैव टू राइट अ इक्वेशन, एंड इनिशियली व्हाट यूज्ड टू हैपन, दे यूज्ड टू राइट अ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है भाई? वर्ड इक्वेशन क्या है? पहले वाले केस में ऐसा मैग्नीशियम था, क्या बताते हो आप कि सर मैग्नीशियम था, हमने
उसको जलाया। जलाया तो क्या, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी थी, तो जैसे वो ऑक्सीजन से मिला, जैसे ही वो किससे, ऑक्सीजन से जैसे ही उसकी मुलाकात हुई, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ मुलाकात हुई साहब, और क्या निकल के आया, बन गया साहब मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिनको जो शुरू में आपस में मिलाए गए उनको हम क्या कहते थे, अब ये रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है। जो निकल के आया वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। जिन दो को अलग अलग अपने अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ा है या अलग अलग कंपाउंड्स को जोड़ा है, तो बीच में जो जो अलग अलग थे उनके बीच में प्लस लिखते जाएंगे आप। क्या, ये और ये आपस में रिएक्ट करते हैं। जो रिएक्टेंट है आपस में, उनको रिएक्ट करने के लिए आप प्लस दिखाएंगे। ये और ये आपस में रिएक्ट करें, एक और देखो और जोड़ देते। और रिएक्शन की कौन रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है साहब, इधर से शुरू हुई और इधर की तरफ गई, था क्या, मिला क्या, तो मिला क्या की तरफ एरो। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है सर, ये है वर्ड इक्वेशन। क्या है ये, तो शुरू में किसी ने पूछा आपसे कि भाई क्या रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट थे, दोनों आपस में रिएक्ट किए और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख दिया आपने, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, जैसे बोलते हैं वैसे लिख दिया। दोनों आपस में रिएक्ट किए तो प्लस दिखा दिया। इससे आगे ये दोनों मिले तब अगला बोला, तो आपने दिखा दिया साहब ये दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। So this is how it was written. रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में दिखा दिया आपने और प्रोडक्ट को आपने राइट हैंड साइड में दिखा दिया। ठीक, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दिखा दिया। ये तो हो गया वर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। ये हो गया वर्ड्स में कैसे आपने बता दिया कि ये इक्वेशन हो गई। अब वर्ड्स में मैं लिखने जाऊंगा तो क्या बड़ी मेहनत लगेगी यार। मुझे लिखना है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड विद द जिंक एंड जिंक सल्फ्यूरिक एसिड बना और हाइड्रोजन बना, बड़ी सारे शब्द लिखने हैं। इसीलिए केमिस्ट्री में क्या किया गया, आपको हर एलिमेंट के सिंबल्स दे दिए गए। तो आप देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन एक्चुअली हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अरे ये तो और भी आसान है। मैग्नीशियम के लिए सिंबल था Mg, ठीक। ऑक्सीजन के लिए था O2, बन के आया MgO। चलो जी, हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। हमने क्या कर दिया कि हमने इसके सिंबल्स में लिख दिया। तो मेरा एक काम तो बहुत आसान हो गया, मैं छोटा छोटा जल्दी लिख लिया, लोगों को समझ में भी आ गया। उनको मालूम है मैग्नीशियम का सिंबल ये है, ऑक्सीजन का ये है। ये करते करते मेरे दिमाग में आया कि यार ये मैग्नीशियम जो है ये तो एक है, ऑक्सीजन दो है, बना क्या, एक मैग्नीशियम एक। अच्छा जी, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्स था कि जितने एलिमेंट्स, ये जितने एटम्स राइट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, उतने ही राइट साइड में होंगे, वो कंजर्व रहते हैं, वो कंजर्व रहते हैं।
वो मेरा यहां पे फिट नहीं बैठा। तो ये बताया गया ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स हों लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाइड ना कर पाए हम, उसको वो सेटिस्फाई ना करता हो, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? हम स्केलेटन से बना है, स्केलेटन से बना है, इसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं साहब? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना? तो जनरली जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, इन जनरल दे आर अनबैलेंस्ड, मतलब इधर के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैन नॉट मैच दिस। ये मोटा मोटा बताता है किसने किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, बात खत्म। बैलेंस नहीं करता, ये नहीं बताता इधर के एटम्स और इधर के एटम्स जरूरी नहीं है कि ये बैलेंस्ड होंगे, जरूरी नहीं होंगे है कि ये बैलेंस्ड होंगे। तो इसको हम इसका नया रूप में पढ़ते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। तो इक्वेशंस जब भी लिखी जाएंगी तो वो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी जाएंगी। तो आ जाइए साहब, हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम सीखेंगे कि कैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बनाई जाती हैं, कैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बनाई जाती हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट और नंबर ऑफ atoms in reactants and product should be same। अभी हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन देखा था, उसमें मैग्नीशियम का इधर एक एटम था, ऑक्सीजन का जो है दो थे। उधर क्या हुआ? एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। बड़ी गड़बड़ है यार, बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, आओ जी एक नई इक्वेशन देख लेते हैं। अभी मैंने बोला था जिंक ग्रैन्यूल्स में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, उसको ना लिखते मालूम कैसे हैं? प्लस H2SO4। ठीक, हमने इसको ऐसे लिख लिया है ना। इसको अगर आप वैसे लिखते वर्ड इक्वेशन में क्या लिखते? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड is what? Zinc sulfate plus hydrogen। ये क्या था? ये क्या था? वर्ड इक्वेशन। क्या था? दिस वाज वर्ड इक्वेशन and this is what? This is chemical equation। अब ये देख लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO में क्या था? इधर दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, इधर एक मैग्नीशियम, इधर एक। ये बैलेंस थी। यहां देखते हैं ये अनबैलेंस थी। इसको देख लेते हैं क्या है।
आइए साहब पहले ऐसा लिख लें, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, और यहां लिख लें नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक, सबसे पहले जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक देख रहे हैं, जिंक हमने डाल दिया जिंक। रिएक्टेंट में इधर होता है ना रिएक्टेंट, ये है ना रिएक्टेंट, ये है ना रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितने जिंक के एटम्स हैं? एक है सर, सर जिंक यहां लिखेंगे, एक ही है सर। अच्छा जी, एक ही है ना इधर। प्रोडक्ट में कितने हैं साहब? प्रोडक्ट में कितने हैं? एक ही, एक। ये तो बराबर हो गया, एक इधर एक इधर। ठीक, आइए साहब अगला क्या है? सल्फर, सल्फर, सल्फर। रिएक्टेंट में कितना है? एक। प्रोडक्ट में कितना है? एक। ठीक है साहब, दोनों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर हो गई है। अब आ गया हाइड्रोजन। एटम्स कितना? एटम्स यहां कितने हैं? दो। यहां कितने हैं? दो है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर है तो कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन यहां कितने हैं? चार, और यहां भी कितने हैं? चार। तो रिएक्टेंट में जितने हैं, रिएक्टेंट में हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम हैं, प्रोडक्ट में भी उस एलिमेंट के उतने ही एटम हैं। सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं एलिमेंट्स के, प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स हो, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। रिएक्शन बैलेंस है सर। चलो साहब आओ किसी और का भी लिख लेते हैं। अच्छा, बैलेंस्ड कर रहे हैं ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। किसी और की भी मेहनत कर लेते हैं। आ जाओ। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, आयरन है, ठीक है। आयरन है, आयरन में ना आपने स्टीम होगा या पानी होगा, पानी से रिएक्ट किया या स्टीम से रिएक्ट किया गैसेस फॉर्म में, मिला क्या? Fe3O4 H2। बैलेंस है क्या? इधर Fe एक है, इधर कितना है? आओ जरा देख लेते हैं। पहले Fe, ठीक है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तीन है ना। रिएक्टेंट साइड में ये इधर की साइड रिएक्टेंट, इधर की साइड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है? एक है सर। ओके, इधर कितना है? प्रोडक्ट साइड में क्या बताऊं सर, प्रोडक्ट साइड में बड़ी गड़बड़ कर रखी है। यहां एक ही था, यहां क्या है ना सर, तीन है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, गड़बड़ हो गया सर, पहले स्टेप में गड़बड़ हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? इधर दो हैं, इधर कितने हैं? सर इधर भी मुझे दो ही लग रहे हैं। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई इस बात से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सर यहां पे एक है, और वहां पे सर चार है, ये भी गड़बड़ है। तो अगर सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही अगर प्रोडक्ट में नहीं है, तो द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। क्या है? या कोई से क्या कह सकता है सर, ये ना स्केलेटल
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, एक और देख लेते हैं रिएक्शन। ऐसे कुछ भी लिखते रहो तुम, आर्बिट्ररी, तुम्हारी जो भी मर्जी है करते रहो इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ना अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी इक्वेशंस जैसे अभी थी थे Fe plus H2O is equal to Fe34 plus H2। इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे बनाना है। So in our lecture 2 we will learn how to balance a equation, how to balance a chemical equation। What? Chemical equation। ठीक है, अगले चैप्टर में हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। Thank you for being with us. Keep on telling your friends that Prerna Tutorials is covering now chemistry part also, so that we can have maximum number of viewers, which motivates us. Thank you.